हाय फ्रेंड्स, बच्चों स्वागत है आपका मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिक्स के क्लासेस में। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ये डिस्कशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। चलो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है? ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है। ज़ाइगोट में क्या होता है? पहले डिवीजन शुरू होता है ज़ाइगोट में। तो पहला जब डिवीजन शुरू होता है तो क्या होता है? 2 सेल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद 4 सेल, उसके बाद 8 सेल और उसके बाद 16 सेल का एक मोरुला फॉर्मेशन होता है। 16 सेल का जो डिवीजन बन के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला। जो 4th डे पे फॉर्मेशन होता है 16 सेल डिवीजन का, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला। उसके बाद क्या होता है? 5th डे पे जो मोरुला जो है 4th डे पे यूट्राइन कैविटी पे आ जाएगा और 5th डे पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। 5th डे पे क्या हो जाएगा? 5th डे पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लास्टोसिस कैसे होता है? हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस में 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहला तो जो बाहर जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोफोब्लास्ट। आउटर सेल मास, एक इनर सेल मास। जो आउटर सेल मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद एक और तरह की सेल्स मिलते हैं हमें इसमें, उनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रियोब्लास्ट। इनर सेल मास को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। तो डिस्कस किया था हमने। अगेन द ट्रोफोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है उनसे क्या बनता है? जो सेकेंड वीक पे क्या होता है? सेकेंड वीक पे एक बाइलैमिनर इनर सेल मास से क्या फॉर्मेशन होता है? बाइलैमिनर डिस्क। बाइलैमिनर डिस्क में क्या होता है? बाइलैमिनर डिस्क में 2 तरह की सेल्स होते हैं। कौन सा? एक है 2 लेयर्स होते हैं, एक है एपीब्लास्ट, दूसरा है हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म भी बोलते हैं और हाइपोब्लास्ट को एंडोडर्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ये जो बाहर का ऊपर का है इसको क्या बोलते हैं? सेल लेयर, इसको एपीब्लास्ट बोलते हैं। और एक और नाम एक्टोडर्म। दूसरा ये जो नीचे का लेयर है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो ये एपीब्लास्ट और एक्टोडर्म से क्या फॉर्मेशन होता है? एमनियोटिक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। तो एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा? एमनियोटिक कैविटी किससे बनता है? एमनियोटिक कैविटी बनता है एपीब्लास्ट या तो एक्टोडर्म से बनता है एमनियोटिक कैविटी। और नीचे का जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है? योक सैक। हाइपोब्लास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोडर्म से बनता है योक सैक। बच्चों ये था कैसे हमारा एमनियोटिक कैविटी फॉर्मेशन होता है। जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियॉन। तो एमनियोटिक कैविटी बनता है एक्टोडर्म से। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये डिस्कशन। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इट इज अ क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स फीटस इन यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूट्रस में बेबी और यूट्रस के बीच जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। उसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है? लिकर एमनियोई। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? एमनियोटिक सैक पे। तो ओरिजिन क्या है? कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बोथ मैटरनल एंड फीटल ओरिजिन होता है इसका। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड? सो फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, पहला तो इट प्रोटेक्ट्स
fetus, it protect fetus from trauma या इंजुरी। अगर बाहर से कोई इंजुरी हो रहा है या ट्रॉमा हो रहा है तो बेबी को ये प्रोटेक्ट करता है, बेबी को ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या कर दूसरा फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ अ fetus and also development of a fetus, उसके बाद क्या एक्शन होता है, उसके बाद क्या फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, इट ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर, और उसके बाद एक और फंक्शन है, इट ऑल्सो गॉट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, इट ऑल्सो गॉट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। So these are the important function of the amniotic fluid, चलो देखते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैंने बताया था ये जो ओरिजिन होता है बोथ मैटरनल और फीटल, वो दोनों माँ से और बच्चे से ये एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम बात करेंगे तो लेस देन 12 वीक्स में क्या होता है, लेस देन 12 वीक्स में तो फीटस जो है वो बहुत अभी भी ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही छोटा है फीटस, इसलिए जो मेजर पार्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो माँ की तरफ से होता है। तो अप टू 12 वीक्स इट इज बाय द अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, इट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द मैटरनल प्लाज्मा। ये जो मैटरनल प्लाज्मा होता है उसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है अप टू 12 वीक्स। आफ्टर दैट उसके बाद 12 वीक्स के बाद क्या होता है, फीटस तो अब तो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, अभी फीटस भी एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो फीटल ओरिजिन में क्या होता है, from 12 to 20 weeks it is diffusion through the fetal skin, fetal skin पे क्या होता है, it is very much permeable to the solvent, it is very much permeable। ये जो स्किन होता है, बेबी का स्किन होता है, फीटल का स्किन होता है, बहुत ही परमिएबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फ्रॉम 12 to 20 वीक्स इट इज बाय द डिफ्यूजन, बेबी का जो स्किन है उससे क्या होता है, डिफ्यूजन होके क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद क्या होता है, देयर इज something known as 20 वीक्स पे क्या होता है, there is something known as a cornification of the skin। cornification of the skin का मतलब क्या होता है, एक वाटर रेसिस्टेंट बैरियर बन जाता है, स्किन पे क्या हो जाता है, एक वाटर रेसिस्टेंट बैरियर बन जाता है। तो बैरियर की वजह से क्या हो जाता है, स्किन जो है वो बैरियर क्रिएट करने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो डिफ्यूजन पहले हो रहा था बिफोर 20 वीक्स इट इज नॉट गोना हैपन नाउ। सो उसके बाद क्या बन जाता है, कॉर्निफिकेशन मतलब क्या बनता है, क्या हो जाता है, देयर बी वाटर रेसिस्टेंट बैरियर, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, इट वोंट अलो द डिफ्यूजन। उसके बाद क्या हो जाता है, आफ्टर 20 वीक्स इट इज बाय द फीटल यूरिन। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन में अगर फीटल यूरिन है तो इट इज ऑलवेज फीटल यूरिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन। तो आफ्टर 20 वीक इट इज ऑलवेज फीटल यूरिन एंड इट इज द इम्पोर्टेंट वन। जो बहुत सारा जो ज्यादा तरह से जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, इट इज बाय द मेजर पोर्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज बाय द फीटल यूरिन। तो कॉम्पोजिशन क्या है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में लिक्विड जो होता है 98 to 99% जो होता है वो लिक्विड होता है, सिर्फ 1 to 2% जो है वो सॉलिड्स है। सॉलिड्स में भी वी हैव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वी हैव ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। सो ऑर्गेनिक में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिया, क्रियाटिन और यूरिक एसिड्स हमें देखने को मिलेगा। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच वी आर गोना सी इन द एमनियोटिक फ्लूइड।
उसके बाद कैसा ये एमनियोटिक फ्लूइड जो मैंने अभी तक बताया था, जो प्रोडक्शन होता है, इट इज मेनली बाय द बोथ फ्रॉम द मैटरनल एंड द फीटल ऑरिजिन. लेस देन 12 वीक्स इट इज मेनली बाय द मैटरनल कॉम्पोनेंट, इट इज बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द मैटरनल प्लाज्मा. उसके बाद क्या होता है, फीटल से मोर देन 12 वीक्स अप टू 20 वीक्स क्या होता है, देयर विल बी डिफ्यूजन थ्रू द स्किन. उसके बाद क्या होता है, इट इज बाय द फीटल यूरिन. तो ये एमनियोटिक फ्लूइड कैसे रेगुलेट होता है, कैसा रेगुलेट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपका जो कॉजेस है पॉलीहाइड्रोमिनस और ऑलिगोहाइड्रोमिनस का जो कॉजेस है वो बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा. तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, मेनली इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इट इज फीटल यूरिन. तो फीटल यूरिन जो है इट इज अप टू 600 to 1200 ml. 600 to 1200 जो ml का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बनता है फीटल यूरिन से. दैट्स वाई जो मेजर पोर्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहाँ से बनता है, इट इज बाय द फीटल यूरिन. उसके बाद क्या होता है प्रोडक्शन में, बेसिकली द प्रोडक्शन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन में पहला क्या देखा हमने, फीटल यूरिन. यहाँ पे देखो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये यूट्राइन वॉल है, यहाँ पे एक यूट्राइन वॉल है. तो उसके अंदर क्या है, यूट्रस है. यूट्रस के अंदर क्या है, एक एमनियोटिक सैक है. एमनियोटिक सैक के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है. और नीचे का जो अंदर का जो पार्ट है ये क्या है, ये बेबी है. तो पहला प्रोडक्शन कैसा होता है, पहला प्रोडक्शन हमने देखा, इट इज बाय द फीटल यूरिन. कितना होता है, 600 to 1200 ml. उसके बाद क्या होता है, देयर विल बी फीटल लंग फ्लूइड सेक्रीशन. ये फीटस जो होता है वो लंग फ्लूइड्स को सेक्रीट करता है. इट इज 340 ml. इट इज अप टू 340 ml. उसमें आधा जो होता है जो एक्सपायर किया हुआ 340 ml में, आधा जो 170 ml अगेन फीटस जो है वो स्वालो करता है, ये लंग फ्लूइड्स को स्वालो करता है. ये हो गया प्रोडक्शन. उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, रीअब्जॉर्प्शन में मेनली क्या होता है, बेबी जो है वो स्वैलो करता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड को स्वैलो करता है. कितना स्वैलो होता है, इट इज 400 to 700 ml. ये जो 400 to 700 ml का एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी स्वैलो करता है. तो इट इज बाय स्वैलोइंग. जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली कहाँ से होता है, बेबी जो है वो स्वैलो करता है अप टू 700 ml. उसके बाद देयर विल बी some amount of there will be transmembrane absorption. ऐसे होता है रेगुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. देयर विल बी ऑलवेज प्रोडक्शन, देयर विल ऑलवेज बी रिसॉर्प्शन. प्रोडक्शन होता है और उसके साथ ही रिसॉर्प्शन होता है. प्रोडक्शन में हमने देखा फीटल यूरिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, और रिसॉर्प्शन में जो अब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें क्या आता है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्वैलोइंग. बेबी जो है वो स्वैलो करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वैलो करता है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो फिजिकल फीचर्स क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का. ये जो पीएच होता है इट इज 7.2 का मतलब क्या होता है, इट इज अल्कलाइन. तो उसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, इट इज 1.008 to 1.010. इट इज 1.008 to 1.010. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ऑस्मोलैरिटी. इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी. इट इज 250 मिलीऑस्मल्स पर लीटर. 250 मिलीऑस्मल पर लीटर. सो क्या हो जाएगा 250. इट इज हाइपोटोनिक. तो पहले प्रेगनेंसी के पहले वीक्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ्स में क्या होता है, दिस एमनियोटिक फ्लूइड विल बी आइसोटोनिक. उसके बाद क्या होता है, जब बेबी का ग्रोथ होना शुरू होता है और उसके साथ ही ये प्रेगनेंसी का ये जो मंथ से आगे बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक बन जाता है. ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होता है. तो ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 250. व्हेन वी हैव अ हाइपोटोनिक एमनियोटिक फ्लूइड, इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स लंग मैच्योरिटी. अगर एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोटोनिक है तो इट इंडिकेट्स व्हाट, लंग मैच्योरिटी. उसके बाद कलर हमने देखा इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, इट इज कलरलेस. उसके बाद क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा, इट इज अ पेल येलो और इट इज अ एम्बर कलर.
उसके बाद सर्कुलेशन की बात करें हम तो क्या हो जाता है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है एवरी 3 आवर्स ये रिप्लेस होता है, एवरी 3 आवर्स रिप्लेस होता है। ये भी क्वेश्चन है बच्चों आपका। So every 3 years this amniotic fluid gets replaced, ये जो रिप्लेसमेंट होता है every 3 years। and rate of turnover कितना होता है, it is 500 ml per hour, it is 500 ml per hour। बच्चों जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होता है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है। तो चलो ये हो गया फिजिकल फीचर्स के बारे में। अगले पढ़ते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो पहला तो ये फीटल का वेलबीइंग बताता है, फीटल का ग्रोथ बताता है। आगे आगे हम देखेंगे ये जो फीटल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। पहला तो इट टेल्स अस अबाउट द फीटल वेलबीइंग। उसके बाद क्या बताता है, उसके बाद इट टेल्स अस अबाउट द फीटल लंग मैच्योरिटी। अब ये भी मैंने बताया था, फीटल लंग मैच्योरिटी के बारे में हमें ये जानकारी देता है बाई L/S रेशियो, दैट इज लेसिथिन एंड स्प्रिंगोमाइलिन रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन याद रखो, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द असेसमेंट ऑफ द लंग मैच्योरिटी। उसके बाद अगर कुछ फीटल मालफॉर्मेशन से, कुछ फीटल मालफॉर्मेशन से तो हम ये यहाँ से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एंड फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉलोअप ऑफ लेबर, सो दिस आर द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इसके लिए हमें एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अमाउंट कितना होता है, कितना ये जो प्रोडक्शन होता है ना, कितना अमाउंट नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम 12th वीक में बात करें तो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज 50 ml। उसके बाद 20 वीक्स में इट इज 400 ml। उसके बाद from 36 to 38 weeks, this is important guys, from 36 to 38 weeks it is 1000 ml। उसके बाद टर्म पे क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होके इट इज at term it is 600 to 800 ml, at term it is 600 to 800 ml। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत करो, ये मत सोचो कि टर्म पे ज्यादा होता है, नहीं, टर्म पे डिक्रीज हो जाता है। कब ज्यादा होता है, इट इज बिटवीन 36 टू 38 वीक्स। कितना होता है, इट इज 1000 ml। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 टू 38 वीक्स में कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, इट इज 1000 वॉल्यूम। और एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कब एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इट इज बिटवीन 36 टू 38 वीक्स। क्योंकि टर्म पे क्या हो जाता है, डिक्रीज होके इट इज फ्रॉम 600 टू 800 ml। और पोस्ट टर्म के बाद मोर देन 40 वीक्स के बाद क्या हो जाता है, अगेन डिक्रीज हो जाता है, इट इज ओनली 200 ml, इट इज ओनली 200 ml। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद कुछ अबनॉर्मलिटीज देखते हैं, स्पेशली कलर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, इट इज आइदर कलरलेस। उसके बाद लेट जब ऐसे ही प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होता जाता है तो क्या हो जाता है, इट इज आइदर एम्बर कलर और पेल येलो। ये नॉर्मल कलर है, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर क्या होता है, आइदर एम्बर या पेल येलो होता है। अगर कुछ अबनॉर्मल कलर्स दिखे, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है अगर उसका कलर कुछ और है तो क्या इंडिकेट करता है, पहला तो क्या है, ग्रीनिश। तो हम सबको पता है, जब भी अब सबने भी नोटिस किया होगा, जब ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्या इंडिकेट करता है, इट इज नथिंग बट मेकोनियम स्टेन्ड लिकर। मेकोनियम का मतलब क्या होता है, जो पहला जो बेबी का पहला जो स्टूल्स बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेकोनियम। वो कौन सी कलर में होता है, इट इज ग्रीनिश कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश कलर है तो इट इज मेकोनियम स्टेन्ड लिकर। बेबी ने ऑलरेडी यूट्रस में क्या कर दिया है, इट हैज पास द स्टूल्स। सो उसकी वजह से क्या हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मेकोनियम स्टेन्ड है, वो ग्रीनिश कलर है। तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बेबी को क्या हो जाता है, उसकी वजह से अगर बेबी ने स्वालो कर लिया, इमिकॉर्डियम को स्वालो कर लिया तो क्या हो सकता है, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो ग्रीनिश
एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स व्हाट, मेकोनियम स्टेन्ड लिकर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, ये बहुत बार आपका नॉर्सेट और नर्सिंग और बाकी नर्सिंग क्लास एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा होता है गोल्डन। गोल्डन कलर कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका नॉर्सेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर भी ये पूछा गया था कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें कहाँ देखने को मिलेगा। इट इज सीन इन द RH इनकम्पैटिबिलिटी में हमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद सैफरन या ग्रीनिश येलो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हमें पोस्ट मेच्योरिटी पोस्ट टर्म के बाद अगर बेबी पैदा हो रहा है तो तब हमें क्या देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर। उसके बाद रेड क्या इंडिकेट करता है, रेड इंडिकेट करता है ब्लड को। तो अगर एमरेज हुआ है, अगर ट्रॉमा हुआ है, एमरेज है तब क्या हो जाएगा, ब्लड की वजह से क्या हो जाएगा, रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आता है डार्क ब्राउन या टोबैको। डार्क ब्राउन और टोबैको कहाँ पे देखने को मिलेगा, IUFD का मतलब क्या होता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डार्क ब्राउन या टोबैको भी बोलते हैं उसको, टोबैको या डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, नॉर्मल क्या है आपको पता होना चाहिए, और ये जो पांचों एबनॉर्मलिटीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बारे में। क्या होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स? ये जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है ये यूएसजी से हमें पता चलता है। क्या करते हैं हम लोग यूएसजी में, ये जो एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। यूएसटी में क्या करेंगे हम लोग, ये जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर एक क्वाड्रेंट में जो लेंथ होता है, जो डीपेस्ट पॉकेट होता है, जो लंबा पॉकेट होता है, उसका लेंथ मेजर करेंगे। क्या करेंगे, वी मेजर द लेंथ ऑफ डीपेस्ट या लार्जेस्ट पॉकेट का हम लेंथ को मेजर करेंगे। ऐसे ही हम चारों क्वाड्रेंट्स में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल क्या होगा, पहले मैंने यूएसटी किया, यूएसटी में मुझे क्या मिला, पहले क्या किया मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। पहला क्वाड्रेंट में जो लेंथ ऑफ द डीपेस्ट पॉकेट था 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड में क्या था 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, अगेन 4 सेंटीमीटर। तो ये एफ आई कितना बनता है, लास्ट में क्या करेंगे हम, ये जो सारा जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे 7 + 6, so it is 13। so amniotic fluid index कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम amniotic fluid index। so नॉर्मल AFI कितना होता है, नॉर्मल AFI होता है 5 to 25 सेंटीमीटर। 5 to 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर हमें AFI amniotic fluid index है तो इट इज नॉर्मल। लेस देन 5 को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब क्या होता है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है। अगर मोर देन 25 है तो क्या बन जाएगा, इट इज पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा है, पॉलीहाइड्रोमिनस। तो चलो पॉलीहाइड्रोमिनस और ओलिगोहाइड्रोमिनस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर एमनियोटिक फ्लूइड है वो इफ इट इज मोर देन 2000 ml, और अगर हमने यूएसजी में मेजर कर लिया AFI इंडेक्स को मेजर कर लिया तो तब हमें मोर देन 25 सेंटीमीटर AFI है और
सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट कहाँ पे मिलता है, एक ही क्वाड्रेंट पे जो मेजर करते हैं हम लोग सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, उसका एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोमिनस, पॉलीहाइड्रोमिनस। तो पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इट इज मोर देन 2000 ml। यूएसजी में क्या मिल जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। अगर हम सिंगल डीपेस्ट पॉकेट को मेजर करेंगे सो इट विल बी मोर देन 8 सेंटीमीटर, मोर देन 8 सेंटीमीटर, देन वी कॉल इट एज अ पॉलीहाइड्रोमिनस, पॉलीहाइड्रोमिनस। सो क्या कॉजेस क्या क्या होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं, मैंने बताया था जो रेगुलेशन, तो मैंने क्या बताया था, रेगुलेशन में क्या होता है, पहला तो प्रोडक्शन होता है, दूसरा अब्जॉर्प्शन, री अब्जॉर्प्शन होता है। तो प्रोडक्शन में क्या आता है, फीटल यूरिन और लंग फ्लूइड्स, और अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, बाय स्वैलोइंग, स्वैलोइंग। तो चलो कॉजेस के बारे में देख लेते हैं। कॉजेस में पहला आता है इडियोपैथिक कॉज, तो हमें पता नहीं है, इडियोपैथिक का मतलब वी डोंट नो द कॉज। उसके बाद फीटल कॉजेस कौन कौन सा होगा, पहला तो है इफ एनीथिंग समथिंग रॉन्ग विद द स्वैलोइंग ऑफ द बेबी, स्वैलोइंग ऑफ द फीटस स्वैलो नहीं कर रहा है, बेबी जो है फीटस जो है वो स्वैलो नहीं कर रहा है, तो कौन कौन सा कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा, स्पेशली क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट फिलिप। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट फिलिप में क्या होगा, बेबी का जो स्वैलोइंग है वो सही तरीके से नहीं होगा, स्वैलोइंग नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, पॉलीहाइड्रोमिनस, बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। उसके बाद ट्रेको ईसोफेजियल फिस्टुला, टॉफ, जो टॉफ बोलते हैं हम लोग, ट्रेको ईसोफेजियल फिस्टुला, इसमें भी क्या होता है, ट्रेकिया ईसोफेगस का क्या होता है, ईसोफेगस का ब्लाइंड हैंड होता है, ऐसे ईसोफेगस का ब्लाइंड हैंड होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से बेबी इज नॉट swallowing द फीटल, बेबी इज नॉट swallowing, उसकी वजह से क्या बन सकता है, देयर विल बी पॉलीहाइड्रोमिनस। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है, ये जो CSF है वो एमनियोटिक फ्लूइड में, ये जो कंडीशन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या हो जाता है, ये जो CSF है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और ये जो CSF इज इन द एमनियोटिक फ्लूइड। सो कौन कौन से कंडीशन में, एनेंसेफेली का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा स्कल होता है वो नहीं होगा, एनेंसेफाली और ब्रेन जो है वो एक्सपोज होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सारा जो CSF है वो एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाएगा, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीहाइड्रोमिनस, इवन इन द स्पाइना बाइफिडा। उसके बाद सम जेनेटिक कंडीशंस लाइक ट्राइप्लॉइडी, एंड उसके बाद अगर बेबी को इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मासिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन थे उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनस। उसके बाद मैटरनल कंडीशन में हमें पहला मिलता है जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर माँ को डायबिटीज है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीहाइड्रोमिनस। रीनल और कार्डियक कंडीशन, ऐसे कंडीशन में भी हमें पॉलीहाइड्रोमिनस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया क्या, सम ऑफ द कॉजेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनस। सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होने वाला है, पॉलीहाइड्रोमिनस बहुत सारा फ्लूइड है, बहुत सारा फ्लूइड होने की वजह से क्या होता है, बेबी का जो ये हाइट होता है, जो फंडल हाइट हम जो मेजर करते हैं, 16 वीक, 18 वीक, 20 वीक, 22 वीक्स, 24 वीक्स ऐसे मेजर करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, इट इज मोर देन द जेस्टेशनल हाइट, सपोज 20 वीक पे हमें जेस्टेशनल हाइट मिलना चाहिए, लेकिन पॉलीहाइड्रोमिनस में बहुत सारा फ्लूइड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, सो फंडल हाइट विल बी मोर देन द जेस्टेशनल हाइट। उसके बाद डिफिकल्ट टू ऑस्कल्टेट, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड है तो बेबी इट इज लाइक बहुत सारा फ्री फ्लूइड है, उसके वजह से ऑस्कल्टेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, एंड इवन डिफिकल्ट टू फील द फीटल पार्ट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फील द फीटल पार्ट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड एंड इंक्रीज्ड अब्डोमिनल गर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों, बहुत सारा फ्लूइड है। उसके बाद अगेन EFI विल बी मोर देन 25 सेंटीमीटर एंड सिंगल डीपेस्ट पॉकेट विल बी मोर देन 8 सेंटीमीटर। बच्चों अभी तक तो हमने साइंस और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, पॉलीहाइड्रोमिनस के साइंस क्या होता है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। चलो ट्रीटमेंट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट आता है तो
तो हमने देख लिया सिम्टम्स में देख लिया प्रेशर सिम्टम्स, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमनस की वजह से क्या मिलता है हमें, प्रेशर सिम्टम्स। तो अगर बहुत सीवियर पॉलीहाइड्रोमनस से पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो पहला है एमनियो रिडक्शन। एमनियन रिडक्शन, एमनियन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये जो एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है, हम एक नीडल डाल के यूट्राइन कैविटी के अंदर एक नीडल डाल के, हम यूट्राइन एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक नीडल डाल के ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमनियो रिडक्शन, एमनियो रिडक्शन। एंड नेक्स्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेस, ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेस। अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर क्या है माँ को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, या तो रीनल कॉजेस है, कार्डियक कॉजेस है, तो पहला क्या करना है हमें, वी शुड ट्रीट द कॉज, वी शुड ट्रीट द कॉज। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट है, एक और ड्रग है, ड्रग का नाम क्या है, इंडोमेथाजिन। इंडोमेथाजिन, इंडोमेथाजिन क्या करता है, ये जो बेबी में, फीटस में यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है। ये इंडोमेथाजिन ड्रग क्या करता है, बेबी में यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है। मैंने क्या बताया था, प्रोडक्शन में एमनियोटिक फ्लूइड में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, इट इज ऑलवेज फीटल यूरिन। जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होता है, इट इज बाय द फीटल यूरिन। जब फीटल यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द एमनियोटिक फ्लूइड, डिक्रीज इन द एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन इंडोमेथाजिन को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है, वो है इट इज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द पीडीए। पीडीए क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द पीडीए हो जाता है, इसकी वजह से हम इंडोमेथाजिन यूज नहीं करता है। तो बच्चों ये था पॉलीहाइड्रोमनस के बारे में। चलो आगे देखते हैं ओलिगोहाइड्रोमनस के बारे में। ओलिगोहाइड्रोमनस में क्या बताया था मैंने, ये जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, amniotic fluid will be less than 200 ml, will be less than 200 ml। और amniotic fluid जो है, amniotic fluid index जो है, it is less than 5 सेंटीमीटर। अगर हम एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट के बारे में, एक सिंगल वर्टिकल पॉकेट या डीपेस्ट पॉकेट के बारे में बात करें तो it will be less than 2 सेंटीमीटर, it will be less than 2 सेंटीमीटर। अगर सिंगल पॉकेट के बारे में बात करें तो it will be less than 2 सेंटीमीटर। अगर पूरा AFI मतलब चारों क्वाड्रेंट्स का ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, AFI दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो कितना रहेगा, इट विल बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, इट विल बी लेस देन 200 ml। तो कॉजेस कौन कौन से होंगे, पहला तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था ड्रग्स में, इंडोमेथाजिन क्या करेगा, इंडोमेथाजिन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ अ यूरिन प्रोडक्शन कम करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। और इवन द AC इनहिबिटर्स। उसके बाद देयर इज IUGR मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर बेबी का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, देन वी सी अ ओलिगोहाइड्रोमनस। And then next point is the leakage of amniotic fluid। मैंने क्या बताया था, पॉलीहाइड्रोमनस में हम क्या करते हैं, एमनियो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक नीडल को हम एमनियोटिक कैविटी के अंदर डाल के क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ये निकालने के बाद अगर ये जो होल क्रिएट हुआ है, अगर वो सही तरीके से बंद नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, उससे लीकेज हो जाएगा, लीकेज ऑफ अ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू द होल, जहाँ से हमने नीडल डाला था वहाँ से लीकेज हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमें ओलिगोहाइड्रोमनस देखने को मिलेगा। उसके बाद रीनल एजेनेसिस, क्या बताया था मैंने, फीटल यूरिन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर रीनल एजेनेसिस है, अगर किडनी नहीं है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है, तो यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, ओलिगोहाइड्रोमनस। उसके बाद एमनियन नोडोसम, और अभी बताया था मैंने यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, एनीथिंग टू डू विद द रीनल एजेनेसिस या यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, तब क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद मैटरनल में इट इज ऑलवेज PIH। चलो ट्रीटमेंट क्या होता है देखते हैं। पहला तो ओलिगोहाइड्रोमनस में ट्रीटमेंट क्या है, इट इज ऑलवेज एडिक्वेट रेस्ट और हाइड्रेशन, या तो ओरल हाइड्रेशन या तो IV हाइड्रेशन। अगर पेशेंट नहीं ओरल हाइड्रेशन नहीं ले पा रहे तो क्या करते हैं हम लोग, यूजुअली गो विद IV हाइड्रेशन। सो IV हाइड्रेशन एंड एडिक्वेट रेस्ट आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर
बहुत सीवियर है तो क्या करेंगे, वी गो विद एमनियो इन्फ्यूजन। एमनियो इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, हम नॉर्मल सलाइन को एमनियोटिक सैक के अंदर डालते हैं, एमनियोटिक सैक के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। तो नॉर्मल सलाइन को हम एमनियोटिक कैविटी के अंदर इन्फ्यूज करते हैं, कितना, इट इज 500 ml पर आवर। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये जो सलाइन का, इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये था ट्रीटमेंट ऑफ द ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो बच्चों हमने इस क्लास में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर लिया, कंपोजिशन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसा होता है, रेगुलेशन क्या होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और पॉलीहाइड्रोमिनस, ओलिगोहाइड्रोमिनस, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का हमारा ये डिस्कशन खत्म करेंगे। थैंक यू।